कि फिलिस्तीन में नुकसान ज्यादा हुआ, 42,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसमें हमास के लड़ाके भी बड़ी संख्या में मारे गए। लेकिन ये जो इजराइल का नुकसान है, ये भी तो गौर करने वाला है, इसे भी तो ध्यान में रखा जाएगा। रचना जी, इस युद्ध में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जान माल का नुकसान तो हुआ है, फाइनेंशियल लॉस जो है वो मैं आपको एक अंदेशा देता हूँ। वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट्स का आइडिया ये है कि इजराइल को इस युद्ध में हर रोज 250 मिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। एक और चीज मैं बताता हूँ कि वहां की जो टैक्सी यूनियन है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है इजराइल की कि उनके 8,000 टैक्सी कैब जो थे, जो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट पर निर्भर करते थे, हाइफा में, तेल अवीव में, जेरूशलम में, वो पिछले 1 साल से बेरोजगार हैं। 450 से ज्यादा इजराइल में 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल पिछले 1 साल से बंद हैं क्योंकि टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं। और भी चीज मैं बताता हूँ कि इजराइल ने जो 3 लाख रिजर्विस्ट को मोबिलाइज किया हुआ है, इनको इजराइल की सरकार अपने नियमों के अनुसार ऐसे जो फौजी इनकी तनख्वाह बनती है हर महीने, हर जवान की रिजर्विस्ट की, वो तो दे ही रही है। प्लस इजराइल के नियम कानून के तहत ये जो रिजर्विस्ट थे, जो समझिए वो पहले डेंटिस्ट था या चार्टेड अकाउंटेंट था या कहीं पर इंजीनियरिंग का काम करता था सिविल में, उसकी जो अपनी इनकम पर मंथ थी एज ए डेंटिस्ट, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट और एज ए सिविलियन इंजीनियर, वो तनख्वाह भी इसराइल की सरकार को देनी पड़ती है। यानी 3 लाख रिजर्विस्ट को हर महीने इसराइल की सरकार को 6 लाख तनख्वाह देनी पड़ रही है। तो इसराइल की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही टाइट है। अमेरिका फिलहाल उनको आंख बंद करके मदद दे रहा है, लेकिन इससे ये जो उनको एक फाइनेंशियल और ट्रेड और इंडस्ट्रियल लॉस हो रहा है, इससे उभरने में इसराइल को दशकों लग जाएंगे। जी। आपने कहा कि दशकों लग जाएंगे यहाँ इसराइल को संभलने में, और इस बीच अब इसराइल को लेकर अपडेट भी मिल रहा है। इसराइल पर हिजबुल्लाह ने किए हैं बड़े हमले, यानी कि बड़े अटैक की खबर मिल रही है। गैलिली पर हिजब के 30 रॉकेट हमले की खबर यहाँ पर है। चंद मिनटों में 30 से ज्यादा रॉकेट यहाँ पर दागे गए। गैलिली की सेटलर कॉलोनी में आग लगने की घटना सामने आई है। इस हमले के बाद में उत्तरी इसराइल में गैलिली को टारगेट किया गया, यानी कि जैसा अनुमान था वैसा ही अभी नजर आ रहा है। वार पलटवार की ये स्थिति, जिसमें लेबनान, बेरूत में बड़ी तबाही अगर देखी गई, उधर फिलिस्तीन में अगर 42,000 लोगों की जान गई, जगह जगह तबाही का मंजर, मलबे का ढेर है, तो यहाँ इसराइल में भी तबाही रुक नहीं रही। इसराइल का जो बारूदी बदला है वो अब किस तरीके से सामने आएगा वो भी देख लीजिए, क्योंकि इसराइल में बड़ा नुकसान तो हुआ है। जगह जगह आग लगने की घटना इस हिजब के हमले के बाद देखी जा रही है। उधर इसराइल का बारूदी बदला, जहां एंटी टैंक मिसाइल तैयार किए गए हैं। यूनिट का कमांडर शोगा इसमें ढेर कर दिया गया। कमांडर अल शोगा आईडीएफ के हमले में मारा गया है। रडवान फोर्सेस की यूनिट का कमांडर ये था, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा था। आईडीएफ के कमांडर शोगा के मारे जाने की यहाँ पर आईडीएफ ने कमांडर शोगा के मारे जाने की पुष्टि की है। आईडीएफ के हवाई हमले में कमांडर शोगा मार गिराया गया। दक्षिणी लेबनान के नीस एल जबल क्षेत्र में इसे मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया। दक्षिणी लेबनान में कई लॉन्च पैड भी ऐसे हैं जिसे तबाह कर दिया गया। अब तक 11 से ज्यादा कमांडर ऐसे हैं जो हमले में मारे गए हैं, ढेर किए गए हैं। न सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ मारा गया, बल्कि अलग अलग कमांडर जो बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे उन्हें भी ढेर किया गया। और ये हमले लगातार चल रहे हैं। जिस तरीके से हमले चल रहे हैं मनन द्विवेदी जी, ये हमले अभी भी जारी रहेंगे। भले ही हिजबुल्लाह चीफ मारा गया, भले ही हमास चीफ मारा गया, लेकिन हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसराइल में नुकसान नहीं है। जो तबाही की तस्वीरें हैं उन्हें नकार नहीं सकता इसराइल, और बावजूद इसके वो पलटवार भी कर रहा है। जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एक पृष्ठभूमि को हम लोगों को यह समझना चाहिए। वो पृष्ठभूमि है कोलेटरल डैमेज। जब से अक्टूबर 7 तारीख को 2023 में हमास के आतंकवादी, इंसर्जेंट्स और सेपरेटिस्ट, और जो जो कहे हैं नॉन स्टेट एक्टर की आर्मी कैसे हो सकती है, पर ये नॉन स्टेट एक्टर्स की मिलिट्रीधारी आर्मी एंटर हुई इसराइल के रिजॉर्ट में, और वहां पर 1100-1200 लोग मारे गए, 11, और उसके अलावा 250 लोगों को हॉस्टेज लिया गया। तो उसमें मैं जो बात कह रहा था वो सामने हम यहाँ पे रख सकते हैं। वो बातचीत है कोलेटरल डैमेज की। इसराइल को बहुत ब्लेम किया गया कि उन्होंने हॉस्पिटल्स की बॉम्बिंग की रफा में, जब युद्ध का शुरुआती दौर था, जब सिर्फ गाजा के साथ युद्ध हो रहा था, मतलब हमास के साथ ही गाजा में युद्ध हो रहा था, और लेबनान में हिजबुल्लाह उस समय सिर्फ गीदड़ फबकियां दे रहा था
या फिर वो से कुछ छुटपुट मिसाइली और ड्रोन अटैक कर रहा था। तो इजराइल को पूरे वैश्विक पटल पे ये कहकर बदनाम किया जा रहा था कि इसमें इनोसेंट जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनकी भी वो भी हताहत हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे और जो इन्फेंट्स है उनकी मृत्यु हो रही है। और उसके अलावा औरतें, बच्चे जिनका युद्ध से दूर दूर तक, युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उनकी मृत्यु हो रही है। पर हमें यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी, जैसा कि कल का अटैक है उसकी भी बात करें, फिर हम उसके बाद कोलैटरल डैमेज की बात करेंगे। तो जो आज या कल में अटैक हुआ है बेरूत में, इजराइल ने किया है और उनकी 2 बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया है और इन 2 बिल्डिंग्स को उड़ाया गया है और उसके चलते पूरा ये मंजर रबल का हो गया है वहां पर। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, इजराइल, अब आपने जो बात बोली, जैसे कि न्यूज सामने उभर कर आ रही है कि इजराइल में भी अटैक हुए हैं इजराइल के ऊपर और वहां पर भी आगजनी की घटनाएं हैं, आग लग रही है, बर्बादी और तबाही इजराइल में, तेल अवीव में भी हो रही है। पर मैं अपनी बात को यह कहकर खत्म करूंगा, कोलेटरल डैमेज के कॉन्टेक्स्ट में ये जो नॉन स्टेट टेरर ग्रुप्स हैं, हमास ले लीजिए, सीरिया के रिबेल्स ले लीजिए, कर्ड्स ले लीजिए, या हिजबुल्लाह ले लीजिए, या हाउथी रिबेल्स ले लीजिए, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं, ये हॉस्पिटल्स में अपनी मिसाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे कि एक का तो अंत किया जा चुका है, नसरल्लाह का, ये लोग हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में और सिविलियन बिल्डिंग्स में और भारी पॉपुलेशन के सेंटर्स में अपनी मीटिंग्स करते हैं, अपने मिसाइल, ड्रोन्स और अपने वेपन्स को, अपने आर्सेनल को संभाल के रखते हैं। हाँ। तो अगर आईडीएफ ने शुरुआती दौर में राफा में और बाकी के फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के आसपास के कैंप्स में बम्बार्डमेंट किया, हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनोसेंट्स को मारने की कोई इच्छा थी उन लोगों की, या इनोसेंट्स को अटैक किया गया। पर ये एक तरह की साजिश है इंटरनेशनल मीडिया को और ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन को आकर्षित करने की कि इजराइल अच्छा। साधारण बच्चों और औरतों को मारता है, हाँ। क्योंकि एनिमी इनविजिबल है। ये परसेप्शन जो आपने दिया है, है, लेकिन मेरी राय थोड़ी सी अलग है। जो सोशल मीडिया पर भी तमाम ऐसी तस्वीरें हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया के जरिए रखी जाने वाली तस्वीरें हैं, उसमें हम देखते हैं, क्योंकि हम कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तो उसमें महिलाओं को, छोटे बच्चों को जख्मी देखना या फिर उनके शव देखना, वो सब देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रोपेगेंडा है। कर्नल सिरोही, वो जो सीरियल्स आते हैं ना, जिसमें असुर होते हैं, जिसमें असुर की गर्दन काटते हैं तो वो दोबारा से एक उग जाती है, फिर दोबारा काटते हैं तो फिर दोबारा उग जाती है, मुझे कुछ बचपन के टीवी सीरियल्स याद आ रहे हैं। यहाँ हमास और हिजबुल्लाह चीफ का मारा जाना कुछ ऐसे ही लग रहा है। सब्स्टिट्यूट तैयार कर दिए गए, हमले अभी भी इसी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि हमास या हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए जो जंग, जो युद्ध अभी चल रहा है, वहां बेगुनाह मासूम भी मारे जा रहे हैं और जिनकी संख्या हजारों में है। आप मुझसे पूछ रही हैं? कर्नल सिरोही, देखिए रचना जी, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और बड़े दुख की बात है कि इस लड़ाई में ज्यादातर जो हमने लड़ाई सुनी थी, लड़ाई में ज्यादातर ये होता है कि फौज से लड़ती है और बीच में कोई एक दो सिविलियंस आता है, वो मर जाता है। लेकिन ये लड़ाई एक इतनी बदकिस्मती से इतनी बेकार लड़ाई है कि इसमें फौजी तो मर ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो है मासूम बच्चे और औरतें मर रही हैं। लेकिन इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो माना द्विवेदी जी से मैं पूरा एग्री करता हूं, वो ये है कि इन्होंने ये हमास की और हिजबुल्लाह की ये अपनी टैक्टिक्स रही है कि वो अपने हथियार अपने हेडक्वार्टर्स, स्कूलों के नीचे, हॉस्पिटल्स के अंदर या हॉस्पिटल्स के नीचे या ऐसी बिल्डिंगें जिसमें सिविल्स रहते हैं, वहां पे रखे गए हैं। तो जब वहां पे रखे जाएंगे और उनको, किसी भी देश को, इजराइल को अगर उनको बर्बाद करना हो, तो ऐसा कोई टैक्टिक्स नहीं है कि वो हथियार बर्बाद हो जाए, हिजबुल्लाह और हमास के कमांडर बर्बाद हो जाए, लेकिन जो सिविलियन है आसपास वो बर्बाद ना हो। ऐसा बॉम्ब या ऐसे रॉकेट या ऐसी मिसाइल अभी नहीं बनी। तो ये जो कोलैटरल डैमेज की बात कर रहे थे द्विवेदी जी, मैं उनके साथ पूरा सहमत हूं। गलती इजराइल की नहीं है, गलती हमास और हिजबुल्लाह की है, जो औरतों और बच्चों की आड़ में उनको आगे ह्यूमन शील्ड बना के
और फिर अपनी कार्रवाई करते हैं, अपने हेडक्वार्टर रहते हैं। इनके जितने लीडर हैं, ये कोई लीडर नहीं लड़ रहा। फौज में लीडर भी लड़ते थे, फौज भी लड़ती थी। ये वो हैं जो कतर में 5 स्टार होटल में रहते हैं या कहीं अच्छे हेडक्वार्टर में बड़े कंफर्टेबल हाँ 5 स्टार फैसिलिटी के साथ रहते हैं। मरवाने के लिए बच्चे और औरतें हैं। तो ये कोलेट्रल डैमेज है, ठीक है इसमें हम इजराइल को पूरी तरह से। संजीव श्रीवास्तव जी, लेकिन खबरें रहकर ये भी सामने आई हैं, चाहे वो गाजा से हो या फिर लेबनान से हो, कि आईडीएफ की तरफ से ये अनाउंस किया जाता है कि जो आम लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो ये इलाका खाली करके दूसरे इलाके में चले जाएं क्योंकि यहाँ बड़ी तबाही होने वाली है। और जब वो फैमिलीज मूव कर रही होती हैं, ठीक उस वक्त पर हमले हो जाते हैं। गाजा में हमने वो वक्त भी देखा जब सीज फायर था, जब वो खाने पीने के ट्रक्स जा रहे थे, उन तक पर हमला हो गया। इसको क्या कहेंगे? देखिए रचना जी, हमास एक आतंकवादी संगठन तो है ही, साथ ही साथ ये एक बेहद कायर संगठन भी है। और इस संगठन के आतंकियों ने गाजा के निर्दोष लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरीके से इस्तेमाल किया है। हमने ये देखा है कि इन्होंने अपने हथियारों की जो फैसिलिटीज है, वो जैसे कि मनन जी ने बताया कि हॉस्पिटल के नीचे, स्कूल्स के नीचे, जो अनेक वहाँ पर जो धार्मिक मस्जिदों के नीचे, इस तरीके की जगहों पर जाकर के उन्होंने अपने हथियारों को जमा किया। ये जो टनल्स इन्होंने बना रखी हैं, उसके अंदर इस तरीके की फैसिलिटीज बनाई रखी हैं। ये जो टनल्स हैं, ये हॉस्पिटल के अंदर खुलती हैं, स्कूल्स में खुलती हैं, आम लोगों के घरों में जाकर के खुलती हैं। तो ये जो हमास का जो पूरा तंत्र, उन्होंने आतंक का जो मशीन तैयार कर रखी है 2007 के बाद से, वो एक आतंकी जो है मशीनरी तो है ही, साथ ही साथ इसमें एक बेहद कायरतापूर्ण इनका जो अप्रोच है वो भी दिखाई देता है। और ये हमास की आतंकी लगातार ह्यूमन शील्ड के तौर पर वहां के लोगों का इस्तेमाल करते रहे हैं। जब इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद अपना ऑपरेशन अभी शुरू करने की तैयारी कर रहा था, तो उसने ये कहा कि नॉर्दर्न इजराइल से सदर्न इजराइल की तरफ जो सिविलियंस है वो मूव करें। और इसके लिए इजराइल लगातार अपील कर रहा था, लिफलेट जारी कर रहा था, लगातार उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये जो हमास के आतंकी हैं, उन सिविलियंस को नॉर्दर्न इलाकों से सदर्न इलाकों की तरफ मूव करने से रोक रहे थे। उनको, उनके ऊपर भी हमले कर रहे थे, उनको हर तरह की प्रताड़ना भी दी जा रही थी। तो इस तरीके की जो कायरतापूर्ण हरकतें हैं, ये हमास के आतंकियों ने की हैं, और जिसकी की वजह से कोलेटरल डैमेजेस बहुत हुए हैं। इजराइल के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है रचना जी, हाँ। कि बड़ी संख्या में लोग, निर्दोष लोग मारे गए हैं। लेकिन इन निर्दोष लोगों के मारे जाने के पीछे हमास सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो स्वयं इस यानी आप कह रहे हैं कि ये हमास का कायरपन है जिसके चलते हजारों बेगुनाहों की जान चली गई। यूके देवनाथ सर, हमने प्रॉब्लम्स पर बहुत बात कर ली, क्या इसका कोई सोल्यूशन है, नजर आता है आपको, या कोई सोल्यूशन नहीं? इस युद्ध का एक ही सोल्यूशन है, बातचीत के द्वारा। और इजराइल तब तक बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि अमेरिका उसको बॉम्ब्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, बंकर बस्ती रॉकेट्स का सप्लाई देता रहेगा। ये समझना पड़ेगा कि हर रोज अमेरिका से, और अमेरिका के जो नेटो में, यूरोप में जो शस्त्र के भंडार हैं जो कि उन्होंने रखे हुए हैं वहां पर रूस से विरुद्ध लड़ने, हर रोज 5 से 10 C5A गैलेक्सी या स्टार लिफ्टर या यूएस एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक एयर कमांड की जो C-17 है, उसमें भर भर के इजराइल को अम्यूनिशन सप्लाई हो रही है। आज तक इस युद्ध में, पिछले 1 साल में, अमेरिका ने करीबन 18,000 बड़े बम और करीबन 42,000 छोटे बम, बड़े बम बोला तो 500 किलो, छोटे बम बोला तो 250 किलो इजराइल को सप्लाई किए गए हैं। अभी तक 1,400 बंकर बस्टिक बॉम्ब हर रोज अमेरिका लगातार खेप दे रहा है, जिसमें कि कभी 100, कभी 200 हर रोज सुबह लैंड करते हैं। और खास बात है कि शाम तक वो इजराइल एयरफोर्स फायर भी कर देती है। तो अगर इस युद्ध को बंद करना है तो अमेरिका को आज ही इजराइल को वेपन डिलीवरी बंद करनी पड़ेगी। युद्ध कल सुबह खत्म हो जाएगा। उसको लेकर भी जो पैनलिस्ट है वो ये कह रहे हैं अमेरिका कब तक ये मदद कर रहा है वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब दिखावटी मदद मिल तो रही है, लेकिन वो कब तक की है वो भी नहीं मालूम, और ये दोनों तरफ से है, चाहे इजराइल के लिए हो या ईरान के लिए हो।